नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे कुछ व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं वीडियो नहीं दे पाया था, शूट नहीं कर पाया था। तो आज हम जो एग्ज़ाम कंट्रोलर, बिहार लोक सेवा आयोग के जो इनकॉम्पिटेंट एग्ज़ाम कंट्रोलर ने जो पॉडकास्ट किया है, उसमें कितना गलत सूचना दिया गया है, छात्रों किस तरीक़ा से अभ्यर्थी को गुमराह किया गया है, भ्रामक जानकारी दिया गया है, उसके एक एक झूठ का हम पोल इस वीडियो में खोलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे। मैं उसके एक एक झूठ का मैं पोल खोलूंगा इस वीडियो में। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चाहूंगा तो उसके कट करके वो वीडियो बीच में लगा सकता हूं, बट मैं स्क्रीन पर वीडियो नहीं लगाऊंगा, उसका फोटो लगा दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे कितना वार हो रहा है। आप जानते हैं वो सरकारी चैनल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको स्ट्राइक नहीं मरवाना चाहिए था, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आप जानते हैं कि स्ट्राइक हम झेल चुके हैं। यदि डबल स्ट्राइक लग जाएगा हमारे चैनल पे तो चाह ही रहा है कि किसी तरह ये कहीं पे कोई गलती करे कि इसको निपटाया जाए। तो हम उसका वो सवाल जो उन्होंने किया था, जवाब जो दिया था, हम वो जवाब आपको मौखिक रूप से बता देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, और फिर आप खुद देखिएगा कि उन्होंने कितना झूठ बोला है उस पॉडकास्ट में, कितना भ्रामक जानकारी दिया है, कितना गुमराह किया अभ्यर्थियों को। और शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की भाषा पे, इस तरह के गुमराह या भ्रामक जानकारी देने पे, इस तरह के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को शर्म आना चाहिए था। हम दोबारा से करें, शर्म आना चाहिए था। और बीपीएससी आप जानते हैं कि नैतिक रूप से इस संस्था का इतना पतन हो चुका है ना, नैतिक रूप से संस्था का इतना पतन हो चुका है। यदि ओलंपिक में नैतिक पतन का कोई गोल्ड मेडल होता ना तो बिहार लोक सेवा आयोग को मिलता। ठीक है। और कुछ दोस्त हमारे वो मैं बीपीएससी का जो चैनल है, पॉडकास्ट जब रिलीज हुआ उससे कमेंट मैंने 5-10 विद्यार्थी का या जो भी छात्र एस्पिरेंट हो उसका मैंने कमेंट पढ़ा था, तो उन्होंने बहुत तारीफ किया था उसमें। अच्छी बात है दोस्त, आप तारीफ कीजिए, लेकिन आपको सच की जानकारी नहीं है, आपको सच्चाई नहीं पता है। ठीक है। अब हम आपको सच्चाई बता रहे, सच्चाई क्या है। उस पॉडकास्ट में ऑथेंटिक जानकारी नहीं, भ्रामक और गलत जानकारी दिया जा रहा था। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला जो उन्होंने कहा था कि ऐसे में जो है, या उन्होंने कहा कि 70% का कैप, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कैप नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि वो वायरल हो चुका है। 70 नहीं 60% का कैप है। और जो बीपीएससी, मैं आरटीआई का वो जवाब लगा दूंगा, बीपीएससी अपने आरटीआई के रिप्लाई में ये कहा है कि 60% से अधिक और 30% से कम, जबकि इन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है 70% और 30%, जो कि एकदम गलत, भ्रामक, तथ्यहीन, तर्कहीन बातें हैं, इनलॉजिकल बातें हैं। 60% और 30%, यदि 60% से अधिक मार्क्स किसी विद्यार्थी को मिलता है तो उसका दोबारा से हेड एग्जामिनर या चीफ एग्जामिनर कॉपी को रिव्यू करता है, और 30% से कम यदि मिलता है तो दोबारा से वो रिव्यू करता है। ये बीपीएससी के आरटीआई में रिप्लाई है। ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, चाहे आप जानते भी हैं। तो फिर ये 70% और 30% बोला है कि ये झूठ था कि नहीं था, ये बताइए। ये था पहला झूठ इसका, ये भ्रामक जानकारी दी, एक झूठ बोला है, छात्रों को गुमराह किया है, ये भ्रामक जानकारी दिया है। सेम ऑन एग्जाम कंट्रोलर, सेम ऑन बीपीएससी। शर्म आना चाहिए था इस तरह की झूठी बात परोसने के लिए। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला उन्होंने कहा कि हिंदी माध्यम वर्सेस इंग्लिश माध्यम, कि कितने विद्यार्थियों ने कहा कोई डाटा दिया ही नहीं, कोई डाटा हमारे पास है ही नहीं। आरटीआई के रिप्लाई में भी इन्होंने कहा कि इस तरह कोई डाटा मेरे पास नहीं है। और पॉडकास्ट में भी कहा, उन्होंने क्या कहा कि यूपीएससी का यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो यूपीएससी में आप मेंस किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी या रीजनल, आप ऑप्शनल किस में लिखना चाहते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, फ्लेक्सिबल है वहाँ पे, और आपसे पूछा जाता है। हाँ, ये सच है कि बीपीएससी जब फॉर्म फिल करवाती है मेंस का, उस समय ये नहीं पूछता है कि आप किस माध्यम में लिखना चाहते हैं। लेकिन जिस वक्त आप अपने कॉपी को लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वहाँ पे 3 ऑप्शन होता है, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। आपको उस गोला को रंगना होता है, और जिस गोला को आप रंगते हैं उसमें लाइन लिखा रहता है कि उसी के प्रोफेसर को कॉपी चेक करने दिया जाएगा। यदि आप इंग्लिश रंगे और हिंदी में लिखे तो फिर आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें कॉपी पे लिखी रहती है, आप जानते हैं। तो भाई कितने छात्र हिंदी माध्यम से एपियर हुए थे, कितने छात्र इंग्लिश माध्यम से एपियर हुए थे, उनमें से कितनों हिंदी वालों का रिजल्ट हुआ है, कितने इंग्लिश वाले का रिजल्ट हुआ है, ये डाटा क्या बीपीएससी के पास नहीं होगा? और ये डाटा उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, आप ही बताइए कमेंट करके। जबकि उन्होंने 71 के बारे में कहा है, 71 मेंस के बारे में उन्होंने कहा है कि लगभग 5596, तो 5600 राउंड फिगर मान लीजिए कि हिंदी के अभ्यर्थी हैं
और 5400 के आसपास इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं। तो भाई आप यही डाटा बताते ना, तो ये एक दूसरा गलत था, ये दूसरा झूठ था, दूसरा भ्रामक जानकारी था कि मेरे पास ऐसा कोई डाटा का हम कलेक्शन नहीं करते। नहीं, आपके पास डाटा है लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम फंस चुके हैं, हम जो धांधली कि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि अध्यक्ष तेरे काम का हिसाब चाहिए, लेक्चर नहीं, सवालों का जवाब चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा आपने देख लिया कि बीपीएससी यदि चाहे तो 1 घंटे में ये पता लगा सकता है और वो डाटा रिलीज कर सकते हैं, लेकिन उसको मालूम है कि हम फंस चुके हैं। तो उनको जो डाटा सुविधाजनक लगता है वो डाटा वो रिलीज कर देता है, और जिस डाटा पे वो फंसता है उस डाटा के बारे में कहता है कि हमने ऐसा कोई डाटाबेस बनाया ही नहीं। जबकि आपके पास डाटा है, आप चाहें तो आप रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आपको डर लग गया है, आप डरे हुए हैं, अभ्यर्थी छात्रों के सवालों से आप डरे हुए हैं, और एक डरा हुआ अधिकारी क्या ही जवाब देगा। चलिए, दूसरा आपने समझ लिया, समझ गए हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम की जो बात चल रही थी। चलिए अगला हम इसमें देखते हैं। इन्होंने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड के बारे में, कि इंटरव्यू बोर्ड को उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ पता नहीं होता है, और हमारा इंस्ट्रक्शन होता है कि उसके बारे में ना पूछा जाए। आप ये बताइए, अगर इंटरव्यू बोर्ड में आपसे आपका परिचय पूछा तो आपका पता नहीं लग जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आउट ऑफ बिहार के हैं कि बिहार के हैं, या किस जाति से हैं, आप किस वर्ग को बिलोंग्स करते, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पता नहीं चल जाएगा? ये कौन सा लॉजिक है भाई? और इंटरव्यू में बहुत बड़ा खेल हुआ है, आप जानते हो, उसका प्रूफ एविडेंस मेरे पास है और मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला। तब तक ये डिमांड आ गया कि मुझे लगा कि नहीं, इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए था, इस पर हमें जवाब देना चाहिए था। ठीक है, हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, छात्रों के सवालों का सामना करो, अभ्यर्थी के सवालों का, मेरे सवालों का सामना करो। यदि हिम्मत है तो ये पॉडकास्ट क्या कर रहे हो? पॉडकास्ट में झूठ बोल रहे हो, भ्रामक जानकारी दे रहे हो, गलत तथ्य परोस रहे हो। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा कि ओएसएम जांच में, जो ओएसएम जांच है, ओएसएम जांच में जल्दी पैरवी की गुंजाइश जीरो है। इन्होंने कहा कि ओएसएम जो जांच हुआ है ना, इसमें पैरवी की गुंजाइश जीरो है। तो क्या जब ओएसएम नहीं हो रहा था तो उस समय पैरवी हो रहा था? मतलब 66 या 67 जब से ओएसएम लागू, शायद 67 से लागू हुआ, तो क्या उस समय से पहले तक पैरवी से हो रहा था? और इसमें पैरवी नहीं हो रहा है, क्या आपको इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें पैरवी कैसे नहीं हो रहा है ओएसएम में? अभी जो खबर आया था कि आप पेपर में छपा था, दैनिक भास्कर में आप पढ़े होंगे कि 12 लाख में बायोमेट्रिक कंपनी सेटिंग किया था और वो रिजल्ट दे रहा था 12 लाख रुपया लेकर के। ईओयू ने अभी खुलासा किया है। तो भाई वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपका टेंडर जिस कंपनी का आपने दिया था, हो सकता हो आप ईमानदार हो, लेकिन उसका कर्मचारी पैसा लेके सेटिंग किया हो, मार्क्स को एडिट किया, और आपने स्वीकारा है कि मार्क्स एडिट हुआ, आपने स्वीकारा है ये सवाल को, मैं आपको आगे बताता हूं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कंपनी जो है, या तो कंपनी या बीपीएससी या कर्मचारी व्यापक स्तर पर इस धांधली में शामिल है, मार्क्स एडिट हुआ है, और ये एग्जाम कंट्रोलर अपने आगे के पॉडकास्ट में स्वीकार किया है कि मार्क्स एडिट हुआ। हम आपको बताते हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हमने कितने परीक्षक लगाए। ठीक है, फिर इन्होंने एक ये बात बताया कि परीक्षक को बुला करके कुछ परीक्षक जो लिबरल होते हैं और कुछ परीक्षक स्ट्रिक्ट होते हैं। ये बात सही है। तो इन्होंने कहा कि लिबरल और स्ट्रिक्ट होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और इन्होंने कहा कि एक परीक्षक था जिन्होंने 200 अभ्यर्थी को 0 मार्क्स बैठा दिया था। इन्होंने कहा कि 200 से अधिक बच्चों को 0 मार्क्स बैठा दिया था। जब हमने उस कॉपी को दोबारा दूसरे एग्जामिनर से री एग्जामिन कराया तो छात्रों के मार्क्स बढ़े। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है। तो ये बताइए, जो एग्जामिनर पहले कॉपी चेक किया था, ठीक है, जो एग्जामिनर पहले कॉपी चेक किया था, उन्होंने 0 दिया, दोबारा ये चेक किया तो उन्होंने मार्क्स देके मार्क्स को लॉक कर दिया होगा। लेकिन जब मार्क्स बढ़े तो फिर मार्क्स एडिट किया गया ना, 0 से चाहे जितना बढ़ाओ, 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 50 बढ़ाओ, 25 बढ़ाओ कि 100 बढ़ाओ, जितना भी बढ़ाओ, तो मार्क्स एडिट हुआ ना। और उसके बाद ये बताइए, तो उन्होंने कहा कि उस परीक्षा को फिर हमने हटा दिया, और जो स्ट्रिक्ट और लिबरल प्रोफेसर थे उसको हम 1 सप्ताह पे, वो बोला क्या कि हम 1 सप्ताह में वेरीफाई करते थे, वो डाटा को हम एनालिसिस करते थे। तो ये बताइए, जो आप डाटा एनालिसिस करते थे और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप थोड़ा लिबरल होकर मार्क्स दीजिए, तो उस 1 सप्ताह में जिस अभ्यर्थी का कॉपी रीचेक हो गया उसको तो घाटा लग गया, उसको तो मार्क्स कम मिला है। जब आपने खुद ही देखा कि एग्जामिनर सही से कॉपी चेक नहीं कर रहा था और आपने उसे बुला के इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो हो सकता है उस सप्ताह से पहले या उस सप्ताह में जिस विद्यार्थी का कॉपी चेक हुआ हो उसको ऐसे में 180 मिलना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने उसको 140 बैठा दिया।
तो क्या आपने उस कॉपी को रीचेक कराया? जब आप खुद कह रहे कि हमने कुछ कॉपी को रीचेक कराया, तो जो छात्र दावा कर रहा है आप धांधली नहीं किए हैं, तो फिर आपको उसकी कॉपी को रीचेक कराने में क्या दिक्कत है? तो आपके इंस्ट्रक्शन पे इतना कॉपी चेक हो रहा था, ये बताइए। जब एक एक सप्ताह में आप निर्देश दे रहे थे, जबकि आप ही जानते हैं बीपीएससी के रिप्लाई, आरटीआई के रिप्लाई में ये जवाब है बीपीएससी का कि हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। हेड एग्जामिनर होता है, हेड एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप जानते हैं, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, हेड एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और चीफ एग्जामिनर फिर कॉपी को चेक करेगा प्रॉपर रिजल्ट के लिए। तो भाई आप ये बताइए, जो काम एग्जामिनर का था, हेड एग्जामिनर का था, चीफ एग्जामिनर का था, यदि किसी अभ्यर्थी को आपने खुद कहा कि 30% से कम यदि मार्क्स आता है तो हेड एग्जामिनर या चीफ एग्जामिनर उस कॉपी को दोबारा से देखता है, तो फिर आपको इंस्ट्रक्शन देने की क्या जरूरत पड़ी? ये काम तो हेड एग्जामिनर और चीफ एग्जामिनर का था ना। आप कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले एग्जामिनर को? इसका मतलब ये निकलता है ना कि आपने एग्जामिनर को अपने मन से कॉपी चेक करने नहीं दिया, आपने इंस्ट्रक्शन दे के कॉपी चेक कराया है। तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते थे कि इस रोल नंबर का मार्क्स बढ़ा दीजिएगा, इस रोल नंबर का मार्क्स घटा दीजिएगा। आप कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले? इंस्ट्रक्शन चीफ एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर देगा ना। जब खुद आपका आरटीआई रिप्लाई आता है कि 60% यदि को 30% से कम, यदि 0 मार्क्स मिला, 30% से कम था, तो उसको हेड एग्जामिनर या चीफ एग्जामिनर उस कॉपी को वेरीफाई करता। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, हम लोग एक एक सप्ताह पर इंस्ट्रक्शन देते थे। तो यह तो आपके डोमेन में ही नहीं है, ये तो आपका काम ही नहीं है। तो आप ये देखिए, ये साबित हो चुका है, ये साबित हो गया ना कि एग्जामिनर या बीपीएससी का जो अधिकारी है वो अपने इंस्ट्रक्शन पे एग्जामिनर से कॉपी चेक करवाया है, ना कि एग्जामिनर को फ्री हैंड होकर कॉपी चेक करने दिया गया है। तो ये सारे सवाल है, हम चाहते हैं कि बीपीएससी इस पर रिस्पॉन्ड करे, कमेटी बनाए, चेक करे। नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी भाई बहन आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आप एग्जाम कंट्रोलर के, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जो पॉडकास्ट किया है, उस पॉडकास्ट के वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह आपको काम देगा। क्योंकि इनका बयान, इनका जो बात है ना, इनका जो बयान इन्होंने दिया है जो पॉडकास्ट में, का वो खुद कंट्रोवर्सी है कि जो काम चीफ एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर का, आप एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते भाई? जब आप हेड एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन देता है, चीफ एग्जामिनर देता है, और मैंने नंबर एडिट का बात बता दिया कि जब किसी को 0 नंबर दिया, आपने उसे एडिट करवा के 1, 2, 4, 5 किया था, तो किसी का 185 नंबर होगा, आप उसको एडिट करा के 125 करवा दिए होंगे। तो मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूं ना कि मार्क्स एडिट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें कहां कहां गलती हुआ है। लिबरल एग्जामिनर होता है और स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होता है, यह बात सच है। उसको साइमल्टेनियस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हेड एग्जामिनर और चीफ एग्जामिनर होता है। उसमें एग्जाम कंट्रोलर का या बीपीएससी के चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहां पे एग्जाम कंट्रोलर ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया। क्यों? आपने क्यों इंस्ट्रक्शन दिया? आप हेड एग्जामिनर, चीफ एग्जामिनर बात छोड़ते, तो आपके इंस्ट्रक्शन पे कॉपी चेक हुआ है, आपको जिसका मन हुआ उसका आपने मार्क्स बढ़ा दिया और जिसका मन हुआ उसका मार्क्स आपने घटवाया है। ये धांधली हुई है। और मेरे GS1, GS2 और SM जितने मार्क्स मिले हैं, मैं किसी भी दिए हुए मार्क्स से सहमत नहीं हूं। यदि मैं चैलेंज कर रहा हूं बीपीएससी के अधिकारी को, एग्जाम कंट्रोलर को, चेयरमैन को, हैसियत और हिम्मत है तो मेरे कॉपी को आप रीचेक कराइए। यदि मार्क्स नहीं बढ़ा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन हैसियत नहीं इनका मेरे सवालों का सामना करने का। आप समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। मैं डंके की चोट पे कहता रहूंगा कि धांधली हुआ है। 70 बीपीएससी में मेरिट से लड़का नहीं गया है, धांधली से सिलेक्शन हुआ है। और कई सारे विद्यार्थियों कॉपी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कई सारे कॉपी मैंने वायरल किया है। ठीक है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल था, मैं उसको आगे एड्रेस करूंगा, वो क्या हुआ नहीं। और दलाल पत्रकारों के सब समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एक एक पॉइंट को सुनना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना पड़ता है, आरटीआई के रिप्लाई को पढ़ना पड़ता है, कानून का एनालिसिस करना पड़ता है। तब इतना, तो ये सब दलाल पत्रकार के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए स्टडी करना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और आप देखिए, आपको साथ देना होगा। यदि आप साथ नहीं देंगे तो आप ऐसे ही करते रह जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश माध्यम का कॉपी आप देखिए, उसका कंटेंट अच्छा है क्या? बकवास कंटेंट लिख करके एसडीएम बना, बकवास। हम बिल्कुल कह रहे हैं, ओपन करेंगे, बकवास कंटेंट लिख करके एसडीएम बना। और जब उस समय हम कहे थे आपसे, हम अपने वीडियो में, कि एग्जामिनर को प्रश्न की समझ नहीं थी, यही क्या कह रहा था ये सब इनकॉम्पिटेंट चेयरमैन और इनकॉम्पिटेंट एग्जाम कंट्रोलर, कि आप हमारे विश्वविद्यालय स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को बदनाम कर रहे हैं, प्रश्न की समझ नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं।
तो भाई जो 0 नंबर दिया एक एग्जामिनर और दूसरा एग्जामिनर मार्क्स बढ़ाया, तो फिर किसको प्रश्न की समझ नहीं थी, पहले वाले को या दूसरे वाले को? सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप आज दीजिए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा और सवाल का जवाब हम लेके रहेंगे, ये वादा है। बस आप लोग को हमारा साथ चाहिए, साथ रहेंगे ठीक है, नहीं रहेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले लड़ लेंगे बीपीएससी से, लेकिन सवाल का जवाब तो हम लेके रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।